बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने बड़े अरसे बाद आज एक जजमेंट दी है, एक फ़ैसला दिया है आइन के हवाले से और अदलिया की आज़ादी के हवाले से। ये बेसिकली आप जानते हैं कि एक फुल कोर्ट बना था और फुल कोर्ट में अक्सरियती एक राय आई थी, अक्सरियती एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हक़ में। उसमें जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने इख्तलाफ किया था और जस्टिस मज़ार नकवी साहब 6 जजेज़ ने इख्तलाफ किया। उस इख्तलाफ के बाद एजाज़ुल एहसन साहब तो चले गए और मज़ार अकबर नकवी साहब को हटा दिया गया। अब 2 जजेज़ ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है। 32 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट सिर्फ आयशा मलिक साहबा का है और इसी तरीके से जस्टिस शाहिद वहीद साहब का इतनी खूबसूरत उन्होंने बात लिखी है कि मैं समझता हूँ कि ये लोग ब्लेसिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इतने काबिल जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज वकला का मामला बना और बार कौंसल्स का मामला बना और जो मुअज़्ज़िज़ चीफ़ जस्टिस हैं हमारे मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उसके हवाले से जो ऐलान किया गया है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, सिंध बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल का इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में कल 9 मई को हड़ताल मनाने का और यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया है 8 मई के हवाले से। अब हालांकि ये तमाम वो बार एसोसिएशन या बार कौंसल्स हैं जिन्होंने 9 मई के हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ था उसके मुताबिक करना था, लेकिन 8 मई को एक ऐसा वाक़या पेश हुआ कि उनको बाकी 9 मई भूल गया। अपना 9 मई जो उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि हम बाइकआउट का ऐलान करेंगे और हम एहतजाज करेंगे। कल वकला अदालतों के बाइकआउट का ऐलान और वकला पर तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की गई तो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। पंजाब बार कौंसिल में वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल और उसके बाद सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर भट्टी साहब ने गुफ्तगू करते हुए पंजाब हुकूमत को जाली हुकूमत करार दिया है और कहा है कि ये जाली हुकूमत है और जाली हुकूमत सिर्फ चीफ जस्टिस से कोई फ़वाइद लेना चाहती है, इस वजह से वकला पर मज़ालिम ढाए गए। ये मुनीर भट्टी की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी लाहौर वाक़े की मज़म्मत करते हुए 9 मई को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया और इस्लामाबाद बार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस का वकला पर बेहमाना तशद्दुद दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है और दहशतगर्दी के पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। जबकि पाकिस्तान जो पंजाब बार कौंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाकायदा तौर पर IG पंजाब और DIG ऑपरेशन से इस्तीफ़े मांगे गए हैं वकला क़यादत की जानिब से। अब देखना यह है कि ये जो मामला है किस तरफ जाता है। हालांकि वो हैं तो एहसन बून साहब ग्रुप के या आज़म नज़ीर तारड़ साहब ग्रुप के, लेकिन उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वाज़े अंदाज़ में जाली हुकूमत और जाली मैंडेट के हवाले से बात की जा रही है और बड़े ओहदेदारान से इस्तीफ़े भी मांगे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जिन्होंने कल हमें नज़र आए थे जजेस ख़त से मुतल्लिक जब वो गुफ्तगू करते हुए सोशल मीडिया के हवाले से भी, और जब चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब पर तनकीद हो रही थी और 13 जनवरी के फ़ैसले के हवाले से, बल्ला निशान के हवाले से, उस वक्त यही सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जिन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सोशल मीडिया और कार्रवाई का मुतालबा किया था, जिस पर JIT बनी और फिर हमारे समेत कईयों को नोटिस आया और फिर कार्रवाई हुई। वो आज जब बात चीफ जस्टिस मलिक शहजाद लाहौर हाई कोर्ट की आई तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर JIT बना के कई ऐसे हमारे जैसे शरीफ लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू कर दी जो कभी भी अपने इदारों या अपनी अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, लेकिन चूँकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वो पॉजिटिव तनकीद करते हैं तो अब तो तनकीद है ही नहीं ना, अब तो आर्टिकल 19 है ही नहीं। लेकिन अब वही शहजाद शौकत साहब ने जो आज गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा और फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि उनकी मातहत अदलिया के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से ये ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। कहते हैं जी कि लाहौर के वकला के मुतालबात साबिक और मौजूदा चीफ जस्टिस जानबूझकर नाकाम बना रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस का एजेंडा समझने से कासिर हूँ। वकला के साथ अपनाया गया रवैया खुद दहशतगर्दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट छुप कर बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सुन लें, अब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखते हैं कितने अरसा वो हाई कोर्ट की दीवारों के पीछे छुप कर बैठे हैं। पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस की ब्लैक मेलिंग में आकर तशद्दुद कर रही है। 15 मिनट में पुलिस वापस ना गई तो हम जाने और पंजाब की जाली हुकूमत जाने।
صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی پنجاب کی حکومت کو جعلی حکومت قرار دے دیا۔ صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت جس طرح اقتدار میں آئی ہے سب جانتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، ماڈل ٹاؤن کچہری کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر وکلا سے پولیس کا رویہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹ جسٹس شاہد وحید صاحب کا جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، بڑی ڈیٹیل انہوں نے نوٹ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں اختلافی نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین سے متصادم ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ آرٹیکل 191 کا سہارا لینے کی اجازت ملی تو عدالتی معاملات میں بذریعہ آرڈیننس بھی مداخلت ہو سکے گی، کہ اگر آپ نے ان کو اجازت دی تو یہ روز آرڈیننس جاری کر کے آپ کے اختیارات میں مداخلت کریں گے۔ عدالتی دائرہ اختیار میں اضافہ صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ممکن ہے، سادہ قانون سازی سے عدالت کو کوئی نیا دائرہ اختیار تفویض نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے نوٹ میں کہا کہ ججز کمیٹی اپنے رولز پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق ہی بنا سکے گی۔ ججز کی 3 رکنی کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں موجود خامیوں کو رولز بنا کر درست نہیں کر سکتی۔ اگر ججز کمیٹی کا کوئی رکن دستیاب نہ ہو تو اس کی جگہ کون لے گا، اس پر بھی قانون خاموش ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق کوئی دوسرا جج کسی کمیٹی ممبر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ جسٹس شاہد وحید نے اختلافی نوٹ میں بتایا کہ اگر کمیٹی کے 2 ارکان چیف جسٹس کو صوبائی رجسٹری بھیجنے کا فیصلہ کریں تو کیا ہوگا؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے انتظامی سربراہ ہوتے ہیں، انہیں دوسرے صوبے بھیجنے کے نتائج سنگین ہوں گے۔ اگر ایک رکن بیمار ہے اور دوسرا ملک سے باہر ہو تو ایمرجنسی حالات میں بینچز کی تشکیل کیسے ہوگی؟ ان کا کہنا تھا کہ قانون میں ان سوالات کے جواب نہیں ہیں، نہ ہی ججز کمیٹی ان کا کوئی حل نکال سکتی ہے۔ آئین کے مطابق آرٹیکل 184(3) کے درخواستیں قابل سماعت ہونے کا فیصلہ عدالت میں ہی ممکن ہے۔ ججز کمیٹی انتظامی طور پر کسی درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سیکشن 3 اور 4 آپس میں متضاد ہیں۔ سیکشن 3 کے مطابق 184(3) کی بنیادی حقوق کا کیس 3 رکنی بینچ سن سکتا ہے۔ انہوں نے نوٹ میں کہا کہ سیکشن 4 کے مطابق بنیادی حقوق کے معاملے کی تشریح 5 رکنی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ سیکشن 3 سماعت اور آئینی تشریح کی اجازت دیتا ہے، جبکہ سیکشن 4 پابندی لگاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ہر دوسرے مقدمے میں آئین کی تشریح درکار ہوتی ہے۔ ہر کیس کا پر 5 رکنی بینچ بننے لگ گیا تو زیر التواء مقدمات 50,000 مقدمات کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ اس نقطے سے واضح ہوتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون فراہمی انصاف میں کتنی بڑی رکاوٹ بنے گا۔ جسٹس شاہد وحید کے مطابق قانون کی حکمرانی کے لیے نظام انصاف ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ کو آزادی سے بغیر کسی مداخلت کام کرنے دیا جائے۔ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین سے متصادم ہے۔ اختلافی نوٹ میں بتایا گیا کہ بینچ کی اکثریت غلط نتیجہ پر پہنچی جو آئین کے مطابق درست نہیں ہے۔ اختلافی نوٹ کا مقصد مستقبل میں ہونے والی غلطی کی اصلاح کرنا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور اس کے امور پر قدغن لگانا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کا دائرہ اختیار آئین میں دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 175(2) پارلیمان کو کسی بھی قسم کا قانون بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آرٹیکل 175(2) عدالتی دائرہ اختیار کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانون آئین میں عدالت کو دیے گئے رولز بنانے کے حق پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ پارلیمان کو بھی آئین سے متصادم قوانین بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت کے انتظامی امور پر پارلیمان کو مداخلت کی اجازت دینا اختیارات کی آئینی تقسیم کے خلاف ہے۔ حکومت اگر مخصوص مقدمات میں مرضی کے بینچ بنائے تو یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہوگا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت کا بھی کہا کہ اگر حکومت مخصوص مقدمات میں مرضی کے بینچ بنائے تو یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اس سے بھی سخت نوٹ جاری کیا، وہ 32 صفحات پر مشتمل ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے آرٹیکل 191 کا ذکر کیا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کے پاس اپنے رولز بنانے کا اختیار ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 بنانے کا اختیار نہیں ہے، یہ ایکٹ آئین کے خلاف ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے اس کو آئین کے متصادم لکھا اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے آئین کے خلاف لکھا، ایک ہی بات ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس سے متعلق نوٹ میں عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت کے مطابق صرف سپریم کورٹ کو قوانین بنانے کا اختیار ہے۔ یہ اختیار عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने मुनक़सिम फ़ैसला दिया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामलात को मुनज़्ज़म करने के लिए PDM इत्तेहाद की तरफ से बनाए गए कानून को बरकरार रखते हुए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत किए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों से मुतल्लिक़ एक शर्त आयद की थी, जिसके तहत किए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई भी अपील सिर्फ मुस्तक़बिल के मुकदमात पर लागू होगी, ना कि उन फ़ैसलों पर जो कानून की मंजूरी से पहले किए गए। 32 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफ़ी नोट में जस्टिस आयशा मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी हक़ है और अदलिया के काम करने और आज़ाद रहने के हवाले से मामलात अवाम के लिए अहम हैं। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि अदलिया की आज़ादी और इंसाफ तक लोगों की रसाई से मुतल्लिक़ मसाइल हमेशा हर एक के लिए अहम होते हैं। उन्होंने निशानदही की कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से बुनियादी सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया गया कि सेक्शन 5 के तहत अपील का हक़ क्या होगा। जब तमाम जज आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत किसी दरख्वास्त पर गौर करने के लिए एक साथ बैठते हैं तो एक्ट के सेक्शन 5 के तहत दिया गया अपील का हक़ गैर ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने मिसाल दी कि जैसे हम फुल कोर्ट में केस सुन रहे हैं तो अपील तो हमेशा जाती किसी और बेंच के पास, तो फुल कोर्ट में अगर एक 184(3) में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस हमने सुन लिया तो उसकी अपील कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुन सकता। तो फिर क्या ये सेक्शन 5 काबिल अमल है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इसका मतलब है अगर फुल कोर्ट केस की समाअत करती है तो एक्ट के तहत अगर एक फरीक को अपील करने का अख्तियार है तो वो इस अख्तियार को मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने वजाहत की कि अपील का हक़ एक बुनियादी हक़ है जो कानून साज़ों की तरफ से आर्टिकल 184(3) के तहत किसी दरख्वास्त से निमटने वाले फरीक को हल पेश करने के लिए दिया गया है, जहाँ किया गया फ़ैसला हतमी होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आइन ने अपील का हक़ दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट किसी फरीक को महरूम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा करके कानून साज़ों ने सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी किरदार में मुदाखलत की जो अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की अलहदगी के असूलों के ख़िलाफ़ है। इस वजह से ये जो कानून है ये आइन के मुतसादिम है। ये फ़ैसला जारी किया जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये दो मुअज़्ज़ज़ जजेस जिस तरीके से आइन की आज़ादी और अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कह रहे हैं, अगर ये जजेस से मुतल्लिक़ जो मुदाखलत से मुतल्लिक़ और बाकी केसेस हैं उसमें ये बेंच में बैठे हों तो किस तरीके से ये अपनी जो ये असिस्ट कर सकते हैं मुअज़्ज़ज़ बेंच को बेहतर से बेहतर फ़ैसले के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।